दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के नमक का दारोगा पाठ, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, कि पाठ आधारित प्रश्नोत्तरों की पार्ट 2 की वीडियो। इससे पहले हम कक्षा 11 की नमक का दारोगा पाठ की वीडियो बना चुके हैं, उसका वाचन कर चुके हैं, उसका अर्थ बता चुके हैं, भाव बता चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं। उसमें कई वीडियो हमने बनाई हैं पार्ट वाइज, और एक वीडियो पाठ आधारित प्रश्नों की पार्ट 1 बना चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कुछ प्रश्न हम बता चुके थे, अब आगे के प्रश्नों के उत्तरों की बात करते हैं। पाठ के आसपास जो कुछ प्रश्न हैं बस तरह से। प्रश्न 1 है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था या नहीं? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपने विचार लिखने। उत्तर है, वंशीधर स्वयं सत्यनिष्ठ था। वह कहीं भी नौकरी करे अपने काम को निष्ठा से करेगा, यह उसका प्रण था। अलोपीदीन या पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है उससे उसे कोई मतलब नहीं था। यह उचित भी है, वह स्वयं को नियंत्रण में रखकर कहीं भी नौकरी करे। हमारा मन पवित्र हो, हमें अपने कर्तव्य का ध्यान हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम उसकी जगह होते तो वही करते जो उसने किया। कीचड़ में ही कमल रहता है। ये विचार आप इस तरह से रख सकते हैं, अपने विचार कुछ अलग भी रख सकते हैं चाहें तो। प्रश्न नंबर 2 है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? आज समाज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आयकर, बिक्री कर आदि की नौकरियों के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि इन सभी पदों पर ऊपर की आमदनी के साथ साथ पद का रोब भी मिलता है। ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं, इसलिए इनके प्रति ज़्यादा मन में लालच होता है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तर्क होते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, इस तरह का प्रश्न है, जब आप खुद सोचेंगे तो खुद लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपके अपने अनुभव होंगे, आपके तर्क हों, उन्होंने आपको भ्रमित कहते हैं नहीं ये सही है, ये गलत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता हो। सिद्धांत ये कहता है, नियम ये कहता है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन बेईमानी की हो। तो ऐसे तर्कों के आधार पर अपनी बात रखिए। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा ये बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। देखिए, बहुत सारे प्रश्न ये ऐसे होते हैं जिनको आपको निजी अनुभव, अपने अनुभव आप स्वयं बताएं, तो आप पाठ का सारांश, पाठ की कहानी, पाठ को ध्यान में रखते हुए आप अपने अनुभव उसमें संलिप्त करते हुए, जोड़ते हुए बताना है। क्योंकि पाठ बनाने वाले लोग ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को कितना समझ पाएँ और अपने जीवन से कितना उसको रिलेवेंट कर सकते हैं, उनके आधार पर आपको उत्तर देना है। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? अब इस पर आपका उत्तर आना चाहिए। पहले का है, मेरा एक साथी अनपढ़ था, उसने व्यापार करना प्रारंभ किया और शीघ्र ही बहुत धनी और समाज का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तथा प्रथम श्रेणी में डिग्रियां लेने के बावजूद आज भी बेरोजगार हूँ। नौकरी के लिए मुझे उसकी सिफारिश करवानी पड़ी तो मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ लगी। ये यथार्थ है, ऐसा होता है। तो इस अपना एक अनुभव ऐसे लिख सकते हैं आप। अगला जो है उसका है, पढ़ने लिखने के बाद जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया तो बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे पास प्रार्थना करने आए। उन्हें देखकर मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई सार्थक लगी। दोनों बातें हो गई। देखिए, इसके अंदर आप अपने अनुभव लिख सकते हैं अपने आधार पर।
अगला है पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान से लिया जाता है। शिक्षा विषय के मर्म को समझाती है, क्या है विषय उसको समझने की दृष्टिकोण देती है शिक्षा। अगला प्रश्न है लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को बयां करता है, प्रकट करता है। उत्तर है इस कथन से तत्कालीन समाज में लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। जिस प्रकार खेत में उगी व्यर्थ घास फूस को उखाड़ने में बेकार की मेहनत लगती है, उसी प्रकार तत्कालीन समाज में लड़कियों को पाल पोस कर ब्याह करना बेगार मानी जाती है। पर आज हमारे समाज में ऐसा नहीं है, बदल रहा है धीरे धीरे समाज, पहले ज़्यादा ऐसा प्रभावित था। अगला प्रश्न है इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है ये आसपास से संबंधित है, यानी कि आप भी क्या अनुभव करते हैं अपने आसपास स्थितियों को, तो उनको ध्यान में रखते हुए। उत्तर है अलोपदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुढ़न सी महसूस होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, दुख होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति समाज को मखौल बनाते हैं, इन्हें सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है जो इनके प्रति सहानुभूति जताते हैं। अगला प्रश्न है समझाइए तो जरा। एक है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अगला है इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अगला प्रश्न है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अगला है खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। अगला है धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आठवां है न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब एक एक का उत्तर है। पहला है नौकरी में पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपरी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे का उत्तर है संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन ही क्रमशः मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ पाना होता है। अगला है मनुष्य के मन में भ्रम रहता है। अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं या संदेह पुष्टि हो जाती है। अगले का उत्तर है 4 का। इसका अर्थ है कि धन से न्याय व नीति को भी प्रभावित किया जाता है। धन से मर्जी का न्याय लिया जा सकता है तथा नीतियाँ भी अपने हक की बनाई जा सकती हैं। ये सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं जिसके कारण अन्याय पैदा होता है। 5वें का उत्तर है ये संसार के स्वभाव पर तीखी टिप्पणी है। संसार में लोग कुछ करें या न करें दूसरे की निंदा करते हैं, हालांकि निंदा करने वाले को अपनी कमी का ध्यान नहीं रहता। 6 है ये बात बूढ़े मुंशी ने कही थी, उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकराने का दुख है। इस नासमझी के कारण वह उसकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानता है। 7वां है धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्यनिष्ठा के कारण वंशीधर ने अलोपदीन द्वारा 40,000 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया, उसके धर्म ने धन को कुचल दिया। 8वां है यहाँ अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग है। अदालतें न्याय का मंदिर कही जाती हैं, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के कारण न्याय के सभी शस्त्र सत्य को असत्य सिद्ध करने में जुटे गए। सत्य की तरफ अकेला वंशीधर था, अतः वहाँ धन व धर्म में युद्ध सा हो रहा था। अब करते हैं भाषा की बात पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। प्रश्न नंबर 1, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग था। हिंदी उर्दू के साझा रूप में बोलचाल की भाषा के लिहाज से ये कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। इस कहानी में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, जैसे कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, ऊपरी आय तो बहता स्रोत है और पीर का मजार है, इत्यादि।
प्रश्न नंबर 2 है, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से 2 विशेषण और बताइए और साथ ही विशेषणों के आधार पर तर्क सहित पुष्ट कीजिए। कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे पूर्णमासी का चांद। हमारी तरफ से जो विशेषण है वो है कि एक दिन का सुख या खून पसीने की कमाई। बाबूजी आशीर्वाद या आशीर्वाद। सरकारी हुक्म, दातागंज के, कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। जैसे कि बाबूजी का आशीर्वाद, यानी कि अलोपदीन को अपने धन और मान पर इतना घमंड था कि वे किसी पदाधिकारी को भी कुछ नहीं मानते थे। नमस्कार कहने के बजाय आशीर्वाद कह देते थे। सरकारी हुक्म, वंशीधर हुक्म का पालन करने में किसी भी स्थिति में पीछे हटना या ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे। ये उनकी अपनी सोच थी। दातागंज के अलोपदीन जैसे प्रतिष्ठित के लिए इतना परिचय काफ़ी था। कानपुर, जब चोरी पकड़ी जा रही थी तो यथासंभव संक्षिप्त उत्तर ही देना उचित था। इन सभी अभिव्यक्तियों को बोलने के लहजे से बदला जा सकता है, अतः मौखिक अभ्यास करें। चर्चा करें, इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां, न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचर्चा आयोजित करें, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। विद्यार्थी स्वयं करें ताकि उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए।